नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले करते हैं बांग्लादेश के आम चुनाव की खबर से, जहां पर आज वोटिंग खत्म हो गई है। 300 लोकसभा की सीटें बांग्लादेश में हैं, जिस पर 299 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हुआ है। रात 8 बजे तक इसके नतीजे सामने आ जाएंगे और इस बार जो वोटिंग करने वाले मतदाता है उनमें जो कम आयु उम्र के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि 18 से 37 साल के युवाओं की संख्या लगभग आधे वोटर्स के तौर पर है। करीबन 45.7 लाख मतदाताओं ने पहली बार वोट डाला है। देश के 36,000 वोटर्स सेंटर्स पर 47.91% का मतदान हुआ, यानी कि वोटिंग परसेंटेज रहा है लगभग 48% का। बांग्लादेश में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कई जगहों पर झड़पें भी हुई है। वोटिंग सेंटर के बाहर जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोची की मौत हो गई है। दूसरी ओर बांग्लादेश के मुशीगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। गोपालगंज सदर इलाके में धमाके से 3 लोग घायल हो गए। तो देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव जिन हालातों के बीच हो रहे हैं, ये हालात तनावपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नतीजे जो है वो बेहद निर्णायक रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में तनाव, गतिरोध और आक्रोश का जो माहौल है वो देखने को मिला था। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अरुणे जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप जी, ये जो बांग्लादेश के चुनाव है, इस बार ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासतौर पर उस माहौल में जहां पर लगभग हर दिन तनाव की स्थितियां, सड़कों पर आक्रोश, तोड़फोड़, मारपीट, हिंदू मुस्लिम की जंग और तमाम तरह की आर्थिक और सामरिक तौर पर जो स्थितियां है वो बिगड़ी हुई है। देखिए सनी जी, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। नए बांग्लादेश के चुनाव है, जहां पर एक लोकप्रिय पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया, अवामी लीग को। लोगों के सामने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का विकल्प कम था ही नहीं। इवन बीएनपी और जमात इस्लामी दोनों मैदान में है और दोनों कट्टरपंथियों का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। इसका परिणाम आप यह भी देखेंगे, जो चुनाव परसेंटेज है, मतलब देश की आधी आबादी चुनाव से दूर हो गई। अवामी लीग ने तो मना ही कर दिया था अपने वोटरों को वहां तक जाने के लिए। 47.1% तकरीबन चुनाव हुआ है। इसका मतलब है कि चुनाव के प्रति लोगों में ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं। लेकिन देखिए, इस चुनाव में बहुत सारी आप अंतर्विरोध भी देखने को मिल रहे हैं कि क्योंकि जनमत संग्रह भी साथ में किया गया, जिसमें 24 पॉइंट रख दिए गए और 24 पॉइंट में भी यदि आपको अलग अलग जवाब नहीं, हाँ या ना में, यदि एक का हाँ है तो फिर 24 पॉइंट में हाँ, या एक का ना है तो ना। अब ऐसे में जो बांग्लादेश के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो 24 पॉइंट भी पढ़ लेंगे, अपना वोट भी डाल देंगे। तो कुल मिलाकर यह चुनाव जो है वो दिखाने के लिए एक बेहतर चुनाव है, लेकिन इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे। बीएनपी आए चाहे जमात इस्लामी आए, और जितना वोटर परसेंटेज कम हुआ है तो बीएनपी की संभावना है, मुझे लगता है, कम हो गई है। और यदि जमात इस्लामी सत्ता में आती है तो फिर समझ लीजिए आप कि ये जो देश है ये इस्लामीकरण देश का पूर्ण तरीके से हो जाएगा। महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी और भारत के लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर इस चुनाव में जैसे हिंसा हो रही है, वैसे तो हिंसा और रक्तपात का बांग्लादेश का इतिहास रहा है, लेकिन इस चुनाव को बहुत ही पारदर्शी तरीके से नहीं देखा जा सकता, इसलिए भी क्योंकि अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया था। और जब आप किसी धर्मनिरपेक्ष देश में कट्टरपंथी दलों को ही प्रोटेक्ट करेंगे, हिंदुओं का कोई दल नहीं था, हिंदुओं के जो हिंदू अल्पसंख्यक थे, जो वोट डालना, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन पर जो है वो अलग अलग तरीके से केस दर्ज किए गए या उनके चुनावों को रद्द कर दिया गया, उनको खड़ा ही होने नहीं दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे अंतर विरोध हैं जिसके जो दुष्परिणाम है आने वाले समय में इस देश में दिखेंगे और इस चुनाव से बांग्लादेश में स्थायित्व कायम होगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं नजर आती। सन्नी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो चुनाव के नतीजे हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं आएंगे। इसका सीधा असर भारत और आसपास के जो लगे देश है उन पर भी पड़ेगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश की जो सत्ता है वो एक तरीके से हाईजैक हो चुकी है
जो दूसरे देश है, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की, नेपाल की, या अमेरिका की बात करें, या चाइना की बात करें, अमेरिका तो खैर दूर की बात होगी, लेकिन चाइना जिस तरह से यहां पर अपनी होल्डिंग मजबूत कर रहा है, क्या ये मान सकते हैं हम कि उसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित हुई है? सनी जी देखिए, चाइना को बांग्लादेश में सबसे ज्यादा किसी ने मजबूत किया तो शेख हसीना ने किया। उन्हीं के दौर में भारत से ज्यादा चाइना और जो बांग्लादेश के मैत्री पुल वहां पर बन गए। तो शेख हसीना यदि लोकतंत्र को ठीक तरीके से चलाती तो शायद भारत के लिए भी बेहतर होता, उनके लिए भी बेहतर होता। रही बात अभी चुनाव के हाईजेक करने की, तो जमात इस्लामी का अमेरिका समर्थन कर रहा है, खाड़ी के देश भी जमात इस्लामी को समर्थन कर रहे हैं। जमात इस्लामी के पास पैसा भी बहुत है, काडर भी बहुत है, और बीएनपी उनका मुकाबला कर नहीं सकती, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो बहुत ही कट्टरपंथी पार्टी टाइप है। तो आने वाले समय में बीएनपी आए या जमात इस्लामी आए, उसको वो जो है वो अमेरिका की उंगलियों पर नाचेंगे। चीन तो पूरी तरीके से हावी है, तो और न ही ऐसा कोई नेतृत्व है जो पूरे देश की आवाज हो। जैसे शेख हसीना की अपनी एक पहचान थी, खालिदा जिया की अपनी एक पहचान थी। अब जमात इस्लामी पर तो अल्पसंख्यक भरोसा करेंगे ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष लोग भी भरोसा नहीं कर सकते, और महिलाएं तो भरोसा करेगी ही नहीं। और यदि बीएनपी सत्ता में आती है तो फिर जमात इस्लामी सड़कों पर होगा। तो जहां पर भी राजनीतिक अस्थायित्व होता है, वो जो देश होते हैं उनमें विदेशी हस्तक्षेप होता ही है, और बांग्लादेश के भी यही हालात होने वाले हैं। सनी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये चिंता का विषय है। भारत के लिए भी देखना होगा कि आगे नतीजे किस तरह से आते हैं, क्या इसमें कोई बदलाव हो पाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अरुणे जी। और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, सब्सटेंसिव मोशन उनके लिए पेश किया है सदन के अंदर। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने, उनका इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाने को लेकर मांग की है, और कई गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं और सदन का जो समय है वो खराब करते हैं। उनकी जो बातें होती है वो तार्किक नहीं होती है, वो बातें गुमराह करने वाली होती है। तो कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग वो कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। हालांकि बीजेपी राहुल के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दे दिया है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र किया गया था। रिजिजू ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां तक दी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि गालियां देने वाली बात पूरी तरीके से झूठी है। उन्होंने किसी को नहीं उकसाया है, वो चुपचाप थी। आखिर में केवल शांति से अपनी बात उन्होंने रखी है। तो जिस तरह से कल आक्रामक रुख राहुल गांधी का देखने को मिला था और जिस तरह से इस पर सियासत हो रही थी, अब उसके बाद आज ये सब्सटेंसिव मोशन पेश किया गया है। Need for data localization, limit on digital tax, no need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता को बेच दिया है मोदी। मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है, मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। शांत प्रकाश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले
रुख कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रवक्ता शांत प्रसाद जी का। शांत प्रसाद जी, आखिरकार ये जो सब्सटेंसिव मोशन पेश किया गया, इसकी जरूरत क्यों? मैं शांत प्रकाश जी, ये जो मोशन पेश किया गया है सब्सटेंशियल मोशन, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या नेता विपक्ष अपनी बात अगर रखते हैं तो उनके लिए मोशन लाने की जरूरत लगती है? जरूरत है इस बात की? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार नहीं है? देखिए, बिल्कुल है। नेता प्रतिपक्ष का काम ही सरकार के कामों में जहाँ कोई कमी है वहाँ पर अच्छे सुझाव देने का, या कहीं ऐसा लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार के लिए कहना। मगर यहाँ तो विषय पर बोल ही कहाँ रहे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर भी उन्होंने विषय जो है ना दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं। बजट पर तो अपना मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरीके से काम चलेगा क्या? और आप जिस तरीके का व्यवहार वहाँ पर सांसदों के प्रति है, पीठासीन के प्रति जिस तरीके का व्यवहार रख रहे हैं, ये एक जो पार्लियामेंट्री जो एक कहा जाता है ना कि हमें सिस्टम को बनाना है, मर्यादित व्यवस्थाओं में रहना है, उसको इन्होंने जो है ना पूरी तरीके से तार-तार कर दिया। मतलब आप जो है बेंच को जो है यार करके संबोधित कर रहे हैं। मतलब अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जनता को भी बुरा लगने लगा है कि आखिर राहुल गांधी जो कॉलेज के लड़के के जैसा व्यवहार वहां पर क्यों कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, चलिए, उनके आचरण को लेकर आपको दिक्कत है। और हमारे साथ चूंकि इस वक्त डॉक्टर हिलाल अहमद भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद, जिस तरह की बातें शांत प्रकाश जी कह रहे हैं और जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि लाइफ टाइम के लिए उनकी सदस्यता खत्म की जाए, चुनाव लड़ने से उनको रोका जाए, और जो आरोप वो लगा रहे हैं उनके व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निशिकांत दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कुछ लूज कैनन है, जब कभी भी दब जाते हैं, जब कभी भी चल जाते हैं। उनका जो है वो है, और एक आध और है इसी तरह के जो अपने अपने अलग अलग वक्त पर भी दूरी हुआ करते थे, उनके साथ भी यही था। वो भी लूज कैनन थे, अपने चल गए जब चाह चल गए। भारतीय जनता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी डिसोन कर देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं यही उनका सरकारी या ऑफिशियल उनका बयान है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेके आ रही है ये मोशन? ये जो है ये इंडिविजुअल सदस्य क्यों लेकर के आ रहे हैं? हिम्मत करे ना भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी जो है जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो खुद क्यों नहीं लेकर के आते मोशन? भाई, स्पीकर भी आपका ही है, जो आप कहते हैं वही वो बोलता है। आप कहते हैं स्पीकर चुप हो जाओ, वो कहता है बोल दो, बोलना शुरू कर देते हैं। तो लेकर के आए, क्यों नहीं लेकर के आते? हिम्मत करिएगा। चलिए, यहाँ आप स्पीकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो नेता विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं दोनों ही उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिलाल अहमद, आपका भी। शांत प्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते अगली खबर का। बस्तर में भूमकाल स्मृति दिवस पर आयोजित एक रैली के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब नक्सली नेता हिडमा को लेकर उसकी स्मृति में कुछ गाने बजाए गए और उसके ऊपर बाकायदा लोगों ने परफॉर्म भी किया है। अब इस बात को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। तो क्या ये पूरा मामला है? दरअसल बस्तर में आयोजित भूमकाल स्मृति दिवस की रैली उस वक्त विवादों में आ गई जब कुख्यात नक्सली हिडमा के नाम से जुड़ा गीत सार्वजनिक तौर पर बजाया गया। उस पर लोग झूमते गाते नजर आए। अब इस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि जो जल जंगल जमीन का संरक्षण करेगा उसे समर्थन मिलेगा, जो लूट करेगा उसका विरोध होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनिज संपदा की लूट हुई है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। और इस पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस पर झीरम घाटी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने, गुटबाजी करने, नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप केदार कश्यप ने लगाया। सियासत जिससे और गर्माती हुई अब नजर आ रही है। केवल हिडमा की बात नहीं, मैंने क्या कहा, जो भी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो,
अन्य दल का हो, वो आदिवासी हो, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा। और इसके विपरीत अगर जल जंगल जमीन का जो लूट करेगा उसका विरोध होगा। कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है और ये जीरम घाटी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। ये इस बात को साबित करता है। और आज हमारा क्षेत्र जब 50 साल के बाद नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को है कि कांग्रेस पार्टी हमारे वनवासी भाइयों को न वहाँ शिक्षा का, न वहाँ पर अधोसंरचना का, न सड़कों का, न नेट का, न चिकित्सा का वो विस्तार होते हुए देखना चाहती। इसके कारण से उनको इस बात की पीड़ा है कि वो नक्सलवादी खत्म हो रहे हैं और उनके समर्थक खत्म हो रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। के.एस. चौहान जी, आप सीधे सीधे कांग्रेस को नक्सलियों का समर्थक बता दे रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार है, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं कर पा रहे? भाई, जिसपे होनी चाहिए बिल्कुल हो रही है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले नक्सलियों पे हमारे को कार्रवाई करनी है और उसके बाद जब वो ये देखा जाता है कि इनके समर्थक और इनके कार्यकर्ता जो हैं वो दूसरे राज्यों में इनका इलाज करने के लिए लेके जाते हैं, जब ये देखा जाता है कि टारगेट किलिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ, जब ये देखा जाता है कि मतदान वाले दिन शूटिंग होती है, तो जब ये देखा जाता है कि इनको ये भी हिदायत दी जाती है अधिकारियों को कि कैंप से बाहर मत निकले, जब ये भी देखा जाता है कि रमन सिंह की सरकार थी तो लगभग 600 हर साल सरेंडर होते थे नक्सली, और जैसे ही इनकी सरकार आ जाती है वो 300 साढ़े 300 होते हैं। और 2023 में जिस दिन चुनावी वर्ष होता है सिर्फ 111 नक्सली ही सरेंडर करते हैं। जब ये देखा जाता है कि पूरे 5 साल तक, और अमित शाह जी ने खुद बोला कि अगर ये भूपेश सरकार हमारा समर्थन करती और सपोर्ट करती तो ये जो टारगेट है हम लोग बहुत पहले ही अचीव कर दिए रहते। ठीक है, हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। अभय नारायण जी, हिड़मा के और नक्सलवाद के समर्थन में कांग्रेस के नेता है या इसके विरोध में? देखिए, नक्सलवाद या कोई भी हिंसक आंदोलन जो इस देश में चलता है, कांग्रेस उसके विरोध में रहती है। कांग्रेस ने कभी संविधान और लोकतंत्र के बाहर जाकर हिंसा को समर्थन नहीं दिया। हिड़मा का जहां तक सवाल है, हिड़मा नक्सलाइट के रूप में, नक्सल नेता के रूप में किसी को स्वीकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया, जिस तरह से उसको जन नेता बनाकर वहां की जनता झूम रही है, गा रही है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि आप नक्सलवाद के खात्मे की बात कर रहे हैं तो नक्सलवाद के सैनिकों का खात्मा होगा कि नक्सलवाद जो विचार है आप दो बातें कर रहे हैं अभय नारायण जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप हिड़मा के समर्थक नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जो लोग नाच गा रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। इधर आपके जो पूर्व मंत्री है अमरजीत भगत जी, वो कहते हैं कि भाई जल जंगल और जमीन को लेकर जो उसका रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। मैंने कहा ना कि जो लोग हिड़मा के समर्थन में नाच गा रहे हैं, ये सरकार चिंतन करे। सरकार 31 मार्च तक का क्या इस विचार का भी खात्मा करेगी कि केवल नक्सल के सैनिकों का खात्मा करेगी, बंदूक उठाने वाला को खात्मा करेगी? जो नक्सलवाद विचार है, विचार को तो विचार से खत्म करेंगे ना। तो आप विचार से खत्म करने की बात करिए, बातचीत करिए, विचार को खत्म करिए, संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था जगे, इसका प्रयास करिए। आप समर्पण करवा रहे हैं, आप उनको पुनः मुख्य धारा में ला रहे हैं, तो सरकार यही बताए ना कि नक्सलवाद कैसे खत्म होगा। नक्सलाई खत्म हो जाएंगे, सैनिक खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके नेता का जो बयान है उसका मतलब कुछ और ही निकल जा रहा है अभय नारायण जी। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के.एस. चौहान जी, आपका भी, अभय नारायण जी आपका भी। इसी के साथ 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।